बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। अहम खबरों के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो यह है कि हालात इंतहाई तशवीशनाक हैं। पाकिस्तान ना चाहते हुए भी ईरान जंग में बज़ाहिर कूदने जा रहा है और ऐसा महसूस होता है कि एक मरतबा फिर से जो अफ़गानिस्तान वाली सूरत हाल थी ना, पाकिस्तान एक पराई जंग में कूदा, ये मामला ईरान के साथ भी होने जा रहा है। पाकिस्तान और ईरान कैसे आमने सामने आने जा रहे हैं, क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं, अहम तरीन तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा। और इस मरतबा मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पर अमेरिका और सऊदीया दोनों तरफ से दबाव होगा। पहले तो सिर्फ अमेरिका का था ना, लेकिन अब सऊदीया का भी होगा। ये माजरा क्या है, इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं जी, अपडेट्स आपके साथ शेयर करूँगा। दूसरी खबर यह है कि इस बेशरम हुकूमत ने एक मरतबा फिर से पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ा दी हैं और ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ जो आवाम है वो बैठी हुई है खामोश, जैसे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और एक तरफ हमसाया ममालिक हैं, श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो और अब भारत हो गया, जहाँ पर जनरेशन जी वो स्टूडेंट्स निकले हुए हैं जिनके अभी वोट भी नहीं हैं और मजम्मत शो कर रहे हैं। कुछ आमदीन तफसीलात आपके साथ शेयर करूँगा। आगे चलते हुए आपको ये भी बताऊँगा कि नवाज़ शरीफ को एक मरतबा फिर से इनकार हो गया है। नवाज़ शरीफ ने अपनी ख्वाहिश का इजहार कर दिया कि उन्हें वज़ीर-ए-आज़म बनना है, लेकिन उनका पत्ता साफ़ है, उनकी कहानी ख़त्म है। बल्कि मरीम नवाज़ की नाअहली से मुतल्लिक क्या कहा जा रहा है, इस पर कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, वो भी आपके साथ में शेयर करूँगा। पहली खबर तो आपके साथ शेयर करते हैं ईरान और अमेरिका जंग के हवाले से, और इस जंग में कैसे पाकिस्तान ना चाहते हुए भी घसीटा जा चुका है। डिटेल्स आपको बताऊं तो B-1 तैयारे अमेरिका ने रवाना कर दिए हैं ईरान, और ये जो लास्ट जो अपडेट्स आई हैं, और ये तकरीबन कोई 12 घंटे पहले की अपडेट थी कि उसने B-1 तैयारे रवाना कर दिए हैं ईरान के लिए, और अब तक तो हो सकता है वो पहुंच भी गए हों। अब B-1 तैयारे सबसे ख़तरनाक तैयारे हैं अमेरिका के, और उसने ये ऐलान कर दिया है कि इन तैयारों के ज़रिए वो ईरान में जो तबाही है ना मज़ीद वो फैलाएगा। नंबर 1 तो ये अपडेट हुई है। नंबर 2 ये है कि एक रिपोर्ट पेश हुई है, अमेरिका की एक इम्पॉर्टेंट कमेटी है, अमेरिकी जो असम्बली है या पार्लियामेंट है या सेनेट है या अमेरिकी हमारे नुमाइंदगान जो भी है, इसमें अमेरिका को अब तक कितना जानी और माली नुकसान हो चुका है उसकी डिटेल्स उसने शेयर की। और इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि जितना मर्ज़ी आप प्रोपेगेंडा कर लें आलमी मीडिया पर, या अमेरिका नवाज जो मीडिया जितना मर्जी प्रोपेगेंडा कर ले कि हमने ईरान के साथ ये कर दिया वो कर दिया, हम बड़े ताकतवर हैं, लेकिन दूसरी तरफ ईरान डटा हुआ है, और वो सिर्फ डटा नहीं हुआ बल्कि अमेरिका को शिकस्त भी दे रहा है मैदान में। इस रिपोर्ट के मुताबिक ये बताया गया जी, और ये सरकारी सतह पर तस्दीक शुदा ये चीज़ें हैं। एक तो होता है ना मीडिया के ज़रिए सोर्सेज से कुछ चीज़ें आ रही होती हैं, वो उनकी उस तरह से तस्दीक नहीं होती, लेकिन जब कोई सरकारी तौर पर चीज़ सामने आए तो वो उसकी फिर तस्दीक होती है। नंबर 1 तो ये है कि 18 फौजी मारे गए हैं अमेरिका के, अब तक जंग में 18 फौजी अमेरिका के मारे गए हैं। अभी 2 दिन पहले तक क्या डिटेल्स आ रही थी कि 3 फौजी अमेरिका के मारे गए हैं और कुछ जो है वो ज़ख्मी हुए हैं। फिर उसके बाद ये डिटेल आई जी कि 100 से ज़्यादा ज़ख्मी हुए हैं, लेकिन अब जो फिगर्स आई हैं 18 अमेरिकी फ़ौजी मारे गए हैं, जबकि 497 तकरीबन 500 अमेरिकी फ़ौजी ज़ख्मी हो चुके हैं। और मैं आपको वाज़े करता चलूँ कि ये ज़ख्मी किसी मामूली चोट में नहीं हुए, ये जंग के दौरान ज़ख्मी हुए हैं और मिज़ाइलों से और हमलों से ज़ख्मी हुए हैं। और ज़ख्मियों की जो हालत होती है ना, वो इस तरह से आम ज़ख्मों की तरह नहीं होती, अच्छे खासे ज़ख्मी। और ज़ाहिर सी बात है जब अच्छे खासे ज़ख्मी होते हैं तभी ये वापस जाते हैं और उनको ज़ख्मियों में गिना जाता है। अगर थोड़े बहुत आपको चोट लगती है तो आप उसी टाइम ही आपको फ़र्स्ट एड दे दी जाती है और आप जो है वो जंग को कंटिन्यू रखते हैं। ये नहीं होता कि छोटी सी चोट लग जाए तो आप जो है वो ज़ख्मी डिक्लेयर करके वापस आ जाएँ, अनलेस कि आप अच्छे खासे ज़ख्मी हो। और इन ज़ख्मियों में ऐसा भी होता है कि आप माज़ूर भी हो सकते हैं और जो है वो इतने ज़्यादा ज़ख्मी होते हैं कि अमवात भी हो सकती हैं, ठीक है, इसके भी चांसेस होते हैं। तो 500 यानी कि 497 तकरीबन 500 ही हो गए अमेरिकी फ़ौजी ज़ख्मी हैं। इसके साथ आपको बताऊं कि $3.7 अरब अभी तक इस जंग में खर्च हो चुका है। पाकिस्तान $1 अरब के लिए IMF के मिन्नत तरले करता रहता है। कितने अरब डॉलर के लिए? $1 अरब के लिए, सिर्फ $1 अरब के लिए। और यहाँ पर अमेरिका ने 37 यानी कि 37.7 अरब डॉलर जो हैं वो इस जंग में खर्च कर दिए हैं, और मज़ीद कोई $70 अरब के करीब वो मांग रहा है पैसे, जो कि अप्रूव नहीं कर रहा उसका जो सेनेट है।
वो अप्रूव नहीं कर रहा कि हम आपको मज़ीद पैसे नहीं देंगे, आपने जंग रोकनी है। ट्रंप की मुखालफत जो है वो इस वक्त चल रही है, पब्लिक में भी और सेनेट में भी, अमरीकी वाले नुमाइंदगान में भी। तो अगर इन दोनों फिगर्स को कंबाइन किया जाए तो पाकिस्तान का कुल कर्जा जो है वो उतर जाता है। तो ये अमेरिका भी खर्च कर चुका और इतने मज़ीद पैसे वो मांग रहा है। दूसरी तरफ ईरान ने जो कुछ हमले किए हैं ना, इनमें ईरान ने जो कुवैत है इसकी भी तस्दीक हो चुकी है। कुवैत के बिजली और पानी के कुछ जो प्लांट्स हैं ना वो तबाह हुए हैं। और ईरान पर भी जो अमेरिका ने हमले किए हैं ना, ईरान के भी बिजली और पानी के जो प्लांट्स हैं ना वो तबाह हुए हैं। बल्कि एक प्लांट जो उनका पानी का तबाह हुआ है ना, उसमें तकरीबन कोई 20,000 आबादी का वो इलाका था जो अब साफ़ पानी से महरूम होगा, क्योंकि वो प्लांट जो है वो तबाह कर दिया गया है। ये अमेरिका ईरान को नुकसान पहुंचा रहा है और बदले में ईरान भी जो अटैक्स है ना वो कर रहा है। इसके अलावा अमेरिका का ये कहना है कि रूस और चीन ईरान के पीछे हैं, इसी वजह से ईरान इतने एक्यूरेट निशाने लगा पा रहा है। चले रूस और चीन है या नहीं है, इस बहस को छोड़ें। ये तो कंफर्म कर दिया अमेरिका ने कि ईरान जो टारगेट कर रहा है ना वो सही निशाना वो दाग रहा है। फिर इसी तरह से एक और ख़बर भी आपको देता चलूँ कि यूके के जो प्राइम मिनिस्टर अभी जो नए आए हैं, प्रीवियस ने तो इस्तीफ़ा दे दिया था, इन्होंने अमेरिका को अलाउ कर दिया कि आप हमारे जो अड्डे हैं, हमारी जो बेसिस है ना, वो ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे पहले अलाउ नहीं किया था यूके ने। उन्होंने कहा था कि चलिए अगर आपके जहाज़ खड़े होते हैं तो वो ठीक बात है, लेकिन हम अपनी बेसिस यूज़ नहीं होने देंगे। इवन के नेटो मालिक ने भी यही कहा था। लेकिन अब ये बेसिस वो कहते हैं जी कि ठीक है आप ऑपरेशन के लिए यूज़ कर लें। तो इंतहाई तशवीशनाक इस वक्त सूरत हाल है। और दोनों तरफ की फ़िगर्स अगर आप देखें तो हज़ारों की तादाद में जो लोग हैं ना वो इस जंग की नज़र हो चुके हैं, अमेरिका और ईरान। दूसरी तरफ नाज़रीन जो खबर है, पाकिस्तान इस मामले में ना चाहते हुए भी घसीटा जा चुका है। वो कैसे? खबर आज एक सामने आती है कि पाकिस्तान ने अमेरिका से 10 अरब डॉलर जो हैं वो 5 साल के लिए माली सहूलत के लिए मांग लिए हैं। और इसकी रीज़न ये है कि ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ाने के लिए दरख्वास्त की गई है। और ये राइटर्स जो है उनकी जानिब से ये खबर दी गई है। अब ज़रा आप सोचें, 10 अरब डॉलर ह्यूज अमाउंट है, ठीक है। इतने तो आपने सऊदीया से नहीं मांगे थे, कंबाइन करके उनके इससे ज़्यादा बन जाते हैं। लेकिन जब यूएई ने आपसे मांगे थे और फिर सऊदीया और कतर वगैरह ने रखवाए थे तो वो भी इतनी अमाउंट नहीं बनती थी। तो अमेरिका से अचानक 10 अरब डॉलर की डिमांड सामने रखना कि हमें दिए जाएँ, हमारे ज़र मुबादला के जो ज़खायर हैं वो बढ़ाने के लिए और 5 साल के लिए माली सहूलत हमें दी जाए। अब ज़ाहिर सी बात है अमेरिका फ्री लंचेस जो है वो नहीं देता। अब आप टाइमिंग चेक करें कि किस टाइम पर ये पैसे मांगे गए हैं। जब ईरान के साथ जंग चल रही है, अमेरिका फुल ऑन अटैक कर रहा है, वो ये चाहता है कि खित्ते के दीगर ममालिक उसका साथ दे, वो भी अटैक करे। सऊदीया के साथ वो दिफाई मुआहदे कर रहा है। यमन पर मिलकर कार्रवाइयाँ करने का ट्रंप और सऊदीया ने जो फैसला वो कर लिया है, यानी कि सऊदीया भी इनडायरेक्टली इसमें ड्रैग हो गया यमन के मामले पर। अब जाहिर सी बात है अगर पाकिस्तान को अमेरिका ये पैसे देता है और अमेरिका फ्री लंच नहीं देता किसी को, तो क्या वो पाकिस्तान को फिर ये कहेगा कि ठीक है, जिस अफ़गानिस्तान वाले मामले के ऊपर आप पराई जंग में कूद गए थे तो इस जंग में भी आप कूदें। अफ़गानिस्तान जंग में कितना नुकसान हुआ पाकिस्तान को, सब माजी का हिस्सा है, तारीख़ का हिस्सा है और किताबें इस पर भरी पड़ी हुई हैं कि पाकिस्तान को इसमें कितना नुकसान हुआ। तो अब बात यह है कि अमेरिका ये जो 10 अरब डॉलर देगा, इसके बदले में पाकिस्तान को क्या करना होगा। क्या वो इस जंग में वो भी तो नहीं कूद पड़ेगा, क्योंकि देखें एक तरफ सऊदीया है और एक तरफ अमेरिका है। अमेरिका से भी पैसे ले रहे हैं और सऊदीया के साथ मुआहदे किए हुए हैं, उनसे भी पैसे लिए हुए हैं। और वो दोनों इस जंग, अमेरिका तो जो है वो फुल ऑन लड़ा है ये जंग और सऊदीया भी इसमें ड्रैग हो चुका हुआ है। दूसरी तरफ कतर जो है, इवन के कुवैत और बहरीन, सारा ये जो खलीजी खिता है ये भी इसमें कूदा हुआ है और सारे मिलकर ईरान के अगेंस्ट लड़ रहे हैं। तो अगर पाकिस्तान भी इसमें कूद जाता है तो ये एक मैं समझता हूँ कि बहुत ही इम्पोर्टेंट, और वो कहते हैं ना कि पाकिस्तान वाकई नाजुक मोड़ पर इस तरह से खड़ा हुआ है कि ये बहुत नाजुक फ़ैसला होगा जो पाकिस्तान की जानिब से किया जाएगा कि वो क्या करता है। वैसी बात है अमेरिका 10 अरब डॉलर वैसे ही तो नहीं देगा। तो ये जी बहुत ही इंपॉर्टेंट और मैं समझता हूँ कि मुश्किल फ़ैसला होगा कि अगर इस तरह की कोई चीज़ सामने आती तो फिर पाकिस्तान कहाँ पर खड़ा होगा। सऊदीया के मामले में तो ये क्लियर है कि ईरान और सऊदीया में से किसी एक को चूज़ करना पड़े तो ज़ाहिर सी बात है पाकिस्तान सऊदीया के साथ ही जाएगा। उसके साथ उसके ताल्लुकात हैं, फ्रेंडशिप भी है और उन्होंने मदद भी की हुई है पाकिस्तान की, पैसे भी रखे हुए हैं, फिर ऊपर से दिफाई मुआहदा जो है वो भी हुआ हुआ है। आगे चलते हुए जी आपको एक और ख़बर देता चलूँ कि लाडले से मुराद नवाज़ शरीफ जो हैं उन्होंने वज़ीर आज़म बनने की ख्वाहिश का इजहार कर दिया है।
आज़ाद कश्मीर में वो कैंपेन कर रहे थे और एक जलसी से खिताब करते हुए उन्होंने कहा, अब आप देखें ये हुकूमत में या मरीम नवाज़ भी वहाँ पर मौजूद थी, माइक पकड़े हुए थी नवाज़ शरीफ का, तो एक जलसी सी थी वो, छोटी सी, ज़्यादा लोग नहीं थे उसमें। लेकिन बहरहाल उसमें उन्होंने ये कहा जी कि आज़ाद कश्मीर का वो शहबाज शरीफ से कहेंगे कि उन्हें वज़ीर-ए-आज़म बना दिया जाए अगर वो वहाँ पर इलेक्शन जो है वो जीतते हैं। ज़ाहिर सी बात है शहबाज शरीफ तो नहीं बनवा सकते, वो अगर ऐसा ही होता तो वो ख़ुद मतलब है कि चुनतखब वज़ीर-ए-आज़म है, तो असल मुतालबा तो किसी और से ही था, पीछे जो ताकतवर बैठे हुए हैं। तो अब ये ख्वाहिश है, निक्की सी ख्वाहिश कि आज़ाद कश्मीर का ही जो प्राइम मिनिस्टर है ना वो मुझे बना दें। चले प्राइम मिनिस्टर नाम तो मेरे साथ लगे, तो ये लाडले की नई जो ख्वाहिश है ना वो आ गई है। बहरहाल अगर वाकई बनना चाहते हैं वो प्राइम मिनिस्टर, तो आज़ाद कश्मीर से उन्हें इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। वो जो है वो आज़ाद कश्मीर से लड़ सकते हैं इलेक्शन, और इलेक्शन लड़ने के बाद फिर अगर नून लीग जीत सकती है तो फार्म 47 पर वैसे ही हुकूमत बनाई तो वहाँ पर भी बन सकती है। बहरहाल इस मरतबा आज़ाद कश्मीर में, जैसे आप देखें जीबी में भी तो नहीं बन सकी ना नून लीग की हुकूमत, तो आज़ाद कश्मीर में भी नहीं बनने जा रही है। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी ने ना सही नंगा कर दिया है नून लीग को। पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमा हैं कादिर मंदोखेल, ये पहले पीटीआई से थे, फिर उसके बाद ये पीपल्स पार्टी में आए और फिर उसके बाद ये इलेक्शन जीत भी गए। बहरहाल जी इन्होंने एक चैलेंज किया और ये कहा है कि मरीम नवाज़ और शहबाज शरीफ अगर दोनों अपने फॉर्म 47 दिखा दें तो वो आइंदा कभी सियासत करेंगे ही नहीं। यानी कि फॉर्म 47 का ये खुद हुकूमत का ये हिस्सा ही है ना, इत्तेहादी है ना, ये भी इसे चुनतखब हुकूमत कह रहे हैं, धांधली ज़दा हुकूमत कह रहे हैं। बल्कि बिलावल जरदारी का कल का एक क्लिप बड़ा वायरल हो रहा है जिसमें वो ये बता रहे हैं जी कि उनसे सवाल पूछा गया कि जो आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन हैं वो कैसे होंगे, तो वो कहते हैं जैसे 2024 के आम इंतखाबात हुए ना वैसे ही ये इंतखाबात होंगे, यानी कि इसमें भी फॉर्म 47 जारी होंगे। इसीलिए तो बिलावल जरदारी थोड़े कॉन्फिडेंट भी हैं। अलीम खान भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वो कहते हैं किसी जमात को साथ मिलाए बगैर ही हम आज़ाद कश्मीर में जो हुकूमत है वो बना लेंगे। लेकिन आज़ाद कश्मीर की जो अवाम है ना उनका मूड कुछ हो रही है। आज 22 तारीख है, आज उन्होंने ऐलान किया हुआ था कि अगर उनके मुतालबात नहीं माने जाते तो 22 तारीख से वो लॉन्ग मार्च करेंगे। तो अभी तक तो मुतालबात नहीं मानेंगे। पहले भी एक पैगाम सामने आया था, बखबर हलकों ने दावा किया था कि 12 नशिस्तें वो जो कम करने का कह रही है ना अवामी एक्शन कमेटी, तो वो तो मुतालबा नहीं माना जाएगा। अब फिर एक और ख़बर सामने आई है और बखबर हलकों का ये कहना है कि ये तय किया गया है कि अगर हम इनके ये मुतालबात मान लेते हैं ना अभी, तो फिर क्या होगा कि आइंदा ऐसी अवाम बाहर निकल आया करेगी और हमें उनके जो मुतालबात है ना वो मानना पड़ेंगे, इसलिए हम इनका ये जो मुतालबा है ना वो नहीं मानेंगे। नहीं तो आप देखें 1.5 महीने से तकरीबन हो गया है वो बैठे हुए हैं, उनके मुतालबात नहीं माने जा रहे। और अगर वो लॉन्ग मार्च लेकर आते हैं तो फिर जो आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात है ना मुझे ऐसा लगता है कि वो फिर नहीं हो पाएंगे। तो बहरहाल कैंपेनें तो चल नहीं। अच्छा, यहाँ से एक और बात भी जहन में आई कि मरीम नवाज़ भी, जो नवाज शरीफ ने तकरीर की ना कल, वो कैंपेन में हिस्सा थी, तकरीर भी उन्होंने की। तो क्या एक वज़ीर आला आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में कैंपेन कर सकता है? इलेक्शन एक्ट इस हवाले से क्या कहता है देखना पड़ेगा। और अगर वो नहीं कर सकती तो वो वहाँ पर क्यों थी? उनकी फिर इस तरह से तो नाअहली है वो हो सकती है इलेक्शन एक्ट की खिलाफ वर्जी पर, अगर उसमें है कि वो नहीं कर सकते। और बहरहाल अगर उसमें है कि कर सकता है वज़ीर आला भी, तो फिर सुहेल अफरीदी कहाँ पर है? वो क्यों नहीं, मतलब है कि वो भी जा सकते थे। खैर किया तो पीटीआई ने बाइकआउट ही है, लेकिन सुहेल अफरीदी को फिर क्यों मतलब है कि रोका जाता है? इवन के पंजाब में मेरे ख्याल से गालबन या केपी में कुछ इस तरह से इंतखाबात वगैरह थे, वो करने गए थे और उनके ऊपर उस वक्त ये था कि वो एज आ सीएम केपी जो है वो कैसे अपने उम्मीदवार की जो कैंपेन है वो कर सकते हैं। ज़ाहिर सी बात है वो तो एक सीएम है, एक जब आप हुकूमत का हिस्सा होकर तो आप जो है वो कैंपेन करते हैं, तो फिर ज़ाहिर सी बात है एक वो उसमें होता है कि लोग आप ही की तरफ ज़्यादा होंगे कि यार ये तो अब हुकूमत का हिस्सा है, सीएम आकर कर रहा है, ये जीते हुए हैं, तो इसलिए हम क्या करते हैं इन्हीं को वोट देते हैं। तो बहरहाल ये मरीम नवाज़ के ऊपर एक जो सवाल है वो मौजूद है जी, इलेक्शन एक्ट फिर क्या कहता है? अगर वो इजाज़त नहीं देता तो फिर किस हैसियत में वहाँ पर गई, और अगर इजाज़त देता तो फिर पीटीआई के साथ ऐसा क्यों किया जाता रहा? आगे चलते हुए एक और ख़बर आपके साथ शेयर करता चलूँ, और ख़बर ये है कि इस बेशरम हुकूमत ने पेट्रोल और डीज़ल की जो कीमतें हैं ना वो एक मरतबा फिर से बढ़ा दी हैं। खैर आलमी मार्केट में भी बढ़ रही हैं कीमतें, लेकिन जब कम हुई थी ना तो तब भी इन्होंने 300 रखी थी कीमतें, वो कम होनी चाहिए थी, 250 से भी कम होनी चाहिए थी, रिलीफ पूरा फ्राहम नहीं किया था। दूसरी तरफ ये ख़बर आ रही है कि जो पेट्रोल पंप्स एसोसिएशन है उन्होंने ये किया जी कि हम पेट्रोल पंप सब बंद रखेंगे, क्योंकि हमें रोज़ाना की बुनियाद पर ये कीमतें आप कीमतों का तयन कर रहे हैं तो हमें प्रॉफिट नहीं होगा, तो क्या फ़ायदा, इसलिए हम एहतजाज कर रहे हैं, हड़ताल पर जा रहे हैं और हम पेट्रोल पंप आज रात 12 बजे से बंद कर रहे हैं। खैर कुछ दिनों बाद मेरे ख्याल से वैसे ही पेट्रोल नहीं मिलेगा। ऑयल जो है वो ज़ाहिर सी बात है, अपनाए हरमूज़ और बाबुल मंदब दोनों बंद हैं।
आलमी मार्केट में तेल की वैसे ही शॉर्टेज है और मुसलसल कीमतें बढ़ रही हैं। अभी मैं कुछ देर पहले देख रहा था एक फिगर, तो $94 फ़ी बैरल कीमत पहुंच गई थी। और B-1 बमबार तैयारे जो हैं जैसे अमेरिका ले आया है, और अगर वो इन तैयारों से हमले करता है तो फिर पेट्रोल एकदम शूट जो है वो करेगा। तो बहरहाल जी ये सिलसिला रुकेगा नहीं, ये सिलसिला मज़ीद बढ़ता रहेगा। तकरीबन कोई 5 रुपये कीमतें बढ़ाई हैं तो 330 रुपये तकरीबन कीमत होगी या पेट्रोल की। तो ये सिलसिला बढ़ता रहेगा, इसी तरह आस्ता आस्ता करके बढ़ाते रहेंगे। 400-500 हो सकता है, इससे भी ज़्यादा जो कीमतें हैं वो हो जाए। दूसरी तरफ खित्ते की सूरत हाल आपको बताऊँ ना, तो जेन जी जो है या इवन के जेन अल्फ़ा वो भी निकल पड़े हैं। आप श्रीलंका की सूरत हाल देखें, आप बांग्लादेश की सूरत हाल देखें, हुकूमतों के तख्ते उल्टे गए वहाँ पर। और अब भारत में यही हो रहा है। इस वक्त ट्रेंड बना हुआ है भारत में, जो उनकी काकरोच जो उनकी पार्टी है, जो यंग जनरेशन है ना वो निकली हुई है। इवन के वो लोग निकले हुए हैं, ये सारे यंगस्टर्स निकले हैं, उनके वोट भी नहीं है। और वो कहते हैं जी कि हम तो वोट डालेंगे भी नहीं जब हम 18 के होंगे, और इस मोदी को तो बिल्कुल ही हम जो वोट है ना वो नहीं देंगे। मजम्मत कर रहे हैं, उनके ऊपर भी लाठी चार्ज वगैरह हुआ, बहुत सारी फुटेजेस सामने सोशल मीडिया के ऊपर फ्लोट जो है वो इस वक्त कर रही हैं। लेकिन वो अपना उन्होंने ये कहा था कि हम पार्लियामेंट के बाहर पहुँचेंगे, वहाँ पर भी कर्फ्यू लगाया गया, सारे मामलात किए गए, लेकिन उसके बावजूद पार्लियामेंट के बाहर पहुँचे हैं वो, और वहाँ पर बाहर बैठकर वो एहतजाज कर रहे हैं। दूसरी तरफ मैं कुछ मनासिर देख रहा था और मैं हैरान हुआ। मीडिया जो था ना वहाँ पर एक एक मंजर दिखा रहा था कि ये देखें, ये जो सिक्योरिटी पर्सनस हैं या पुलिस है या उधर की फ़ौज है, उन्होंने बैग पहने और इस बैग में आंसू गैस है, वो उसकी फुटेज दिखा रहे थे, वो चला रहे हैं, तो वो मीडिया उसको कवर कर रहा है, मीडिया को कोई नहीं रोक रहा। तो मेरे ख्याल से वो मजम्मत ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह का क्रैकडाउन पाकिस्तान में हुआ ना, पाकिस्तान में भी निकले थे 26 नवंबर या बाकी 9 मई वगैरह, पाकिस्तान में भी निकले थे, लेकिन जिस तरह का क्रैकडाउन यहाँ पर हुआ वो उस तरह की सख्ती नहीं थी। ठीक है, वहाँ पर वो डंडा ज़रूर उन्होंने उठाए हुए हैं, लेकिन मतलब है कि मीडिया को मुकम्मल आज़ादी है, वो कवरेज कर रहे हैं और लोग वहाँ पर पहुँच रहे हैं, उनको वो मजम्मत नहीं करनी पड़ी जो पाकिस्तान में जो है वो करनी पड़ेगी अगर यहाँ पर जनजी जो लोग हैं वो निकलेंगे। तो बहरहाल ज़ाहिर सी बात है, उनकी अपनी स्ट्रगल है, वो निकल गए हैं। तो पाकिस्तान में भी इसी चीज़ का वेट किया जा रहा है। इमरान खान साहब भी यही कहते हैं कि मैं एक इनकलाब को देख रहा हूँ, अब इनकलाब आएगा पाकिस्तान में, और कैसे आएगा? ज़ाहिर सी बात है, माइशत आपसे संभाली नहीं जा रही, सियासी इस्तेकाम है नहीं, आप बयानियाँ तो बना नहीं पाए, तो अवाम कब तक वेट करेगी? जब उनके पास खाने को कुछ नहीं होगा, बच्चे उनके भूखे मरेंगे, तो वो तो फिर मजबूरन वैसे ही उनको निकलना पड़ेगा ना। भूख से घर में मरना है तो बाहर निकल कर मरो। फिर इसी तरह से ही जो है वो होगा, अगर इसी तरह से हालात जो है वो चलते रहे, माशी ईरान अमेरिका जंग चलती रही, और खुदा ना खास्ता अगर पाकिस्तान भी इसमें घसीटा जाता है, तो फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? तो बहुत इम्पोर्टेंट ये डेवलपमेंट्स हो चुकी हुई हैं, और आगे आने वाले दिन मज़ीद सख्त होंगे। देखें क्या डेवलपमेंट्स होती हैं, आपसे शेयर करते रहेंगे। राय का असर कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।